और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी। सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरकट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था। चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती है, आंसू हार जाते हैं। तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पतले, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी शादी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवाकर रखने पड़ते हैं। यहाँ की किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पतलों धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और आत्मवंत के सारे तूफान सनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं। जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण क्षति विकसित हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से जमीन हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी। उस जिंदगी ने अपना चक्कर पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान तुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी उसके कानों में टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्कर उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाचे वक्र वह उलझ गया था। झोंके उसे नचाए जा रहे थे। उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को धकेलकर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अनंत कर्ण के घावों की कसक से घबराकर जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले। सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद आ जाए और उसे जकड़ ले, उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता, उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा, उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के निरंतर मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह उकला कर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था। दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक बहुत सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे पे सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है, वरना आवाज़ भी लूटी गई थी, और निवरता भी, वैभव भी लुट गया है, और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप,
पहले कौन बोले? पिंती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। डूबते ही सूरज उठते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी। सुधा ने अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा, बताओ, और तुम ही यह कर रही हो। सुधा चंदर के पास खिसक आई। 2 मिनट चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही। एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंदर अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया, वह क्या करे। आंसू उसकी सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ सोख लेता था, लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबराकर बोला, सुधा तुम्हें हमारी कसम, चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो। ऐसे ही सुधा चंदर के पाँव में मुँह छुपाती थी। उठकर बैठी। ठीक से सुधा, इतना समझ बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल ले, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वह फुफ कर रो पड़ी। चंदर ने पिंती से पापा को बुलवाया। सुधा ने को रोते हुए देखकर पिंती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। सुधा को चुप कराते कराते पिंती भी रोने लगी, आंसू पोंछते हुए चले गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भरे आए गले से बोले, मुझे यह रोई अच्छी नहीं लगती, यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी चंद वासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी से पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे। चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बगले के दोनों हाल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था। जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन वह कुछ तौलिए भिजवाने थे। पिंती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने पिंती से कहा। पिंती उधर की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। हे बिंती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई, जाने कहाँ मर गई मुँह जोशी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक तीता ना लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिंती ने चंद्र से कहा। अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिंती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिंती की पुकार मचती। बिंती पंख लगाए उड़ गई थी। जब बिंती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी एक बहुत बड़ा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी, स्टडी रूम में गई, चंदर के पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा। बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्करी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर। अब कभी हमारे काम में हर्चा करके खाने को नहीं कहूँगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छुपाकर नान खिटाई लाई थी, आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर घर में खाने का ख्याल करने वाला कोई नहीं है, खाते पीते रहना, तुम्हारे हमारी कसम। मैं शाजापुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले पतले मत मिलना। चंदर कुछ नहीं बोला। आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल से हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल में हाथ ले लिया। पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया है, चुपचाप, अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं, तो शांत ही हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो चंदर,
चंदर उठा हो। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में पिंती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं। पिंती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अंत घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था। चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया। सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल के मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए। लो समोसा खाओ कैलाश। कैलाश ने कहा। चंदर ने सर हिलाया तो बोला, अरे वाह माँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्ही को पर होगा सब। हाँ कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है। चंदर ने सिर झुकाकर कहा। सभी हंस पड़े। इतने में शंकर डॉक्टर बाबू साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फुलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चित हो गया। जब सुधा निभा ले जाएगी, वह मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतों ने घेरे हुए बैठी है, महावर लगा रही है। पिंती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और पिंती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? पिंती ने तंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए थे। आंख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी, कितना अच्छा होगा। पिंती हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने पिंती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर के बाह पकड़कर पिंती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और पिंती को चपत मारकर गुड़गुड़ाकर हुआ चला गया। पिंती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा। मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी, हाथों में कंगना बांधा था, पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाई। लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा ने उसे लेकर मंडप में आए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था। चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा। आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी, मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला, तमाम लड़कियां कैलाश पर पपतियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, पिंती को हमारे पास भेज दो। पिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंखें के इशारों से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठ गया। कैलाश, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय करा दो। चंदर ने सभी का परिचय करा दिया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में। जब चंदर बचा रहा था तो पिंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या?
वाह रे जीजाजी, कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा। इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप में भी इसलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। पिंती छेप गई, उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा, दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था कि उसके होठों पर कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं की। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने पिंकी को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। पिंकी ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा निश्चित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा उसकी निगाह मिली और सिर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा, सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, एक गंभीरता, विश्वास, एक उपमार्य स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो। फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी ही आत्मवचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकिया से सने स्वरों में कैलाश को समर्पित कर दिया, प्रतिज्ञा दोहरा दी। उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ सो रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करें को। कुछ खाओ पियो तो पड़े रहो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिंती औंधी पड़ी सिसक रही है। उसने बिंती को पकड़कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप को पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई। दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा। बिंती को एक डूबते हुए सारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी संभल गया। बिंती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हो गई। खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई। चंदर के घुटनों के हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी बहन की? बिंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट गया। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर, बीच बीच में आने वाली किसी बाराती या औरतों की आवाज़ें उसके मन में अस्तव्यस्त कर देती थी। उसकी थकान, उसकी अशांति ही उसको बार बार झटकने में जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रस भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बारात उठकर चलने लगे। वह आवाज़ों में यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर फिर करवट बदली, आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोरा सा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा, अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो वह बहुत क्रूरता से दर्द होने लगता था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करते जितना दर्द हुआ, उतना ही पलक खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी, मांग और माथे पर सिंदूर,
कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी के डोरे के सहारे कान में बंधी हुई आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही थी, बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पोताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्यकार उठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े, झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछकर बैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से पोले हार उतारा, उसे तोड़ डाला। चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने जो मेरे मन में आएगा बहुत मुश्किल से रूठे गले से बोली, मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके उसका बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांव पर फूल लगकर उन्हें चूम लिया। अपनी कलाई से बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांव में रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली। धीमे धीमे निस्वत। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा, पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस स्थिति में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले स्टेशन पहुंच गए थे। बराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा, कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी। बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अनंत में उन्हें फुर्सत मिली और फिर आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने जो ही पाँव रखा, बिनती पाँव से लिपट गई, रोने लगी। सुधा जोर से पिलका कर रो लगी। चंदर ने बिनती को छुड़वाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक पर्स सुरक्षित था। बाकी लोग डयोटे में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया। बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया। उसकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपनी मेहंदी लगा दी। धीमे से कहा। चंदर ने मुड़कर देखा, बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। मम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना, भागता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा दिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। पापा बिनती को गाँव मत भेजना। चंदर को आप घर पर ही बुला लो, तुम अकेले पड़ जाओगे। हमें जल्दी बुला लेना। कार ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिनती को देना, देखो मेरा नतीजा निकले तो उतार देना।
गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर, सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी। बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी पर प्लेटफॉर्म से बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा सा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम कर गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी। उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता, फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें ऐसे विचार, अनुभूति, संपदन, रस के विहंगा कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, पिंथी, मम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ थे। सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती थी, लेकिन चंदर को ऐसा लगता था कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी कहीं भी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अभी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश को चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बन गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुप्त तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती। वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो आ मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केचुल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक छीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था एक की झोंके की किसी वर्षा के देश में आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिंती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लीटे हुए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। पहुंच चुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें, चाल में जैसे उम्र थक गई थी। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उसी तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर। 2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे। उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनकी व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की। बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कर जाऊं। तुम जाओ। सुधा का खत आया है पिंती के पास, बुआ जी। चंदर ने पूछा। नहीं, आज सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन नहीं पड़ता। पिंती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयावह ना लगता हो जितना यह शादी के बाद का घर था। फिर रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। पिंती, चंदर ने पुकारा। पिंती चौके में थी। वह निकल आई। पिंती को देखते ही चंदर तंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, होंठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कहा, कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी। बिखरी हुई लेटे सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे में खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सोना लग रहा है। पिंती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। पिंती की आंखों में आंसू छलकाए। पिंती रोती रोती, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने पिंती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पिंती ने आंसू भरी पलकों से चंदर की ओर उठाई।
बड़े ही कातुर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी नहीं आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। वो अजी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी, तो मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी। महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जल के दिन रात आंसू भाग भाग कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तब शादी करेंगे। अभी ही किसी के हाथ निकाल दूं? बिनती ने गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। जी ऐसी बातें नहीं करते बिनती, महीने भर में सुधा आ जाएगी। माँ की बातों का बुरा नहीं मानना। आप लड़की होते तो समझते। चंदर बाबू बिनती बोली। जाकर एक तस्करी में नाश्ता ले आई। लो दीदी कह गई थी चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, जब सुधा के पास मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई, आप यह गए वह गए, आँख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था अब पुराने चंदर बाबू बदल गए हैं। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया, गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है, वह रो भी नहीं सकता, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था। सुधा की छाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया। बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही, रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिया। चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ सच पर अकेले जाने में क्यों उसे अंतकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी भी समीप क्यों ना हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यह ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्तर ले आई। चंदर का मन जैसे कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे में सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया। बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होंगे, मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, आप घर में चैन की बंसी बजाते होगे। एक अकेले में ही कांटे जैसे कटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हें पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे में तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। सब ठीक है,
यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी है, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन में हमसे मंजवाए देखो। पापा का ध्यान रखना। पिंती तो जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूँगी, समझे? यह न करना कि मैं ना रहूं तो मेरे बजाय पिंती को रुला लाकर कुड़ा कर मार डालो, जैसे तुम्हारी आदत है। चाय ज़्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी, बार बार पढ़ता गया। हल्के कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों में एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया। किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय की ओर कवच जैसे भौतिकता संतुलन के लोह पत्थर को चीरकर अंदर बिंद गए, हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर खुद नहीं मालूम हुआ कि जब तक उसकी पलकों में एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा, लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया। खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया। बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अभी आंगन धोया जाए, आप चाय के ऊपर खा ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया, नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। वह वही जगह है जहाँ खाट जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसके पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग से लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई, नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की, बिनती चंदर ने भराए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। बिनती ने अपने हाथ से एक कोर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी, पंखा चल रही थी। क्या सोच रहे हो आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं, बताइएगा, बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान ना रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझती? बिनती ने गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है, सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं, वह पूड़ी लाने चली गई। अरे इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों में पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे खतों के सारे समय काट रहा था तो कोई ताजुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि भोले भाले बच्चे को कैसे बहलवा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं का मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था, बहल जाता था। वह रोज शाम को आता, बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें।
जाने कैसी बातें बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला जाता। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। जब तक बिनती ने से सुधा की बात नहीं कर लेता तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब एक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसे देखा कि सुधा उसकी सांसों में से ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था कि वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था। जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर लेता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों में उजियारी बिखेरती रही। चंदर को इस तरह अपनी सांसों की छांव में दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखती ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई, चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं सकी। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेती है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों दो तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की परवाह भी नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, अपने को जितनी तकलीफ हो सकती है उतनी देता था। फिर जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता था, फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चंदर कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता था। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे तैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है। आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छांव में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसे ही एक सुबह थी जब चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यो हुई कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया था। उसने अपना शैली किट्स का एक ग्रंथ उठाया, उसे खोला। वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए थे जो सुधा ने शरारत डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता को भूल गया। उसे याद आ गई आम की फाक और सुधा की शरारत, बड़ी शौक आंखें। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों में खुदखुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वह सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे में लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही है। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो हमेशा सुधा करती थी, लेकिन जिसे पिछले 3 महीने से भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती की क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत लाओ, मिठाई खिलाओ। हम काहे तुमको खिलाई मिठाई, आप खिलाइए। आज बिनती बोली, हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कूद जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आप बड़े खुश हैं। हाँ बिनती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है। मुंह झुकाकर बैठ गया।
क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुरहम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और उसके गालों पर फूल के कटोरे खिल गए। उसने चंदर के कंधों से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा। चेप गई। अच्छा गिलहरी, तो यह रुक कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है, काटकर कुएं में फेंक देगी मुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मर्द ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। बड़ी खुले स्वर में की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहा वहाँ जाने किसके हाथ चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर, चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे हैं, तब से कविता समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं मैं तो देवसेना बन जाती हूँ, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। मास्टर साहब वैसे अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा है, लेकिन वह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ, चंदन ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए। देखा उनकी कविताओं का संग्रह है, उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ वह संग्रह दे दो, चंदर ने कहा, और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ चुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती तो छेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को समझाते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे, दोनों में बातें होती रही। उसने मालूम हुआ कि अगले महीने संवत चंदर की नियुक्ति हो जाएगी। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहाँपुर जाएंगे। उन्होंने बुआजी को पत्र लिखा कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, इधर बिनती
उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंद्र के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरता उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब समय आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंद्र के चित्र में बहुत उभर कर आया था। यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर भी अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंद्र को देवता ही मानती थी। पिंकी पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंद्र के हाथ में पिंकी को छोड़कर निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंद्र बैठे बातें ही कर रहे थे। पिंकी ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंद्र उठ खड़ा हुआ। रास्ते में पिंकी बोली, हमसे बहुत नाराज है, कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। चंद्र कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ पिंकी। पिंकी चली गई तो चंद्र ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में सिर्फ एक शंका है, यह पिंकी नाम से क्या माने है। बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी से टाई लगाता था और दिन में नाइट में कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखराकर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तव में बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में उसमें बिनती शब्द बड़ा मधुर था। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनमें कहा कि यह संग्रह भी बिनती के नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखाया। चंद्र मुस्कुराकर मन ही मन कहा, यह बिसरिया बहुत चालाक है, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता। बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। जी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। जी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ ही शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंद्र ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंद्र बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को आत्मसचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह तो विश्वास नहीं कर पाता। तुम्हें जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो नहीं हूँ। मैं भावना को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। मुझे तो बहुत खुशी होती है यह जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता है। यह तो कला का सत्य है। पश्चात देशों में तो लोग हर कवि की प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डराते हैं। हाँ, इसमें इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती की और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था। बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंद्र चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह को पलट उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंद्र का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी नहीं मालूम था। यह तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं थी। जब चंद्र इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छुपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर का मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, ताते की प्रिय स्त्री, किट्स की फैनी, सूर का राधा, बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया हूँ मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया।
मेरा संग्रह छपने जा रहा था, तो मैंने सोचा इसका नाम ही क्यों बिनती ना रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदन बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसल डॉक्टर साहब को, तो वह ना जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व नहीं मालूम होता। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो हम कुछ बोल पाएंगे नहीं बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती का नाम रखो। बड़ा यह नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। विशेषज्ञ की समझ में नहीं आता था वह क्या करे। थोड़ी देर तक सर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उत्पत्ति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई भी नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बसरिया बोला, लेकिन खैर अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी किताब में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? किसरिया ने ताजुब से बोला, हाँ गडरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडरिया। दरवाजे के पीछे बिनती ना रहा गया, खिलखिलाकर हंस पड़ी सामने आ गई। चंदर की अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंख फाड़े देखने की ओर देखता रहा। उसके बाद वह जो ही मजाक समझा उसका चेहरा लाल हो गया। हेड उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा मिस्टर कपूर, आपने को क्या समझते हैं। वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदन ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल मैं पढ़ाने नहीं आ सकता, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा, तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिए। चंदन बोला। बिनती फिर हंसी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा, पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी कहीं नहीं पाते। चंदन ने कहा। दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सोने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लान पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती कुलेले करती हुई गैरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लेवाने के लिए शाहजहाँपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उसके साथ गई थी। वहाँ से लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों की कोई खबर खत नहीं आया। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी। उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शाम में बड़ी उदास गुजरती थी। फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन वह उदासी थी, दुख नहीं था। वह भी उदासी एक देवता की थी जो दुख भरी ना होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती थी। एक बार जरूर थी कि कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है वह उस पर गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर ऊपर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे। पक्के जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते हुए सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर एक की और एक इंद्रधनुष खिल गया था
जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर एक यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोस्टिकों को में अपने जूते में लगी कीचड़ झाड़ी पैर पटकते ही किचमिच के झोले से खत निकाले सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले, चंदर को दे दिया। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा ओरिएंट एसोसिएशन का लिफाफा था, डॉक्टर साहब के नाम। तीसरा लिफाफा सुंदर सा नीला लिफाफा था, वह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाव को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ भी तो वही आदत, वही आदत। चंदर ने मन में कहा। लिफाफा खोला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने छलाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यह कैसा लग रहा है। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वह लापरवाही के मारे गुस्से में। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ हैं। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिल आएंगे। अब देखे कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन वह जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता था। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम गई थी। बंगले की उजाड़ चार दीवारियों तक हरी भरी हो जाती थी। लंबे और घने पेड़ झाड़ियों निखरकर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती थी और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की 4 सी लहरें उठती थी, जिसमें पेड़ों की हरी छाएं बिछा जाती थी। बंगले में पली हुई बतखें दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेती थी और हर बंगले में रेडियो के ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती थी। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर वह कार लेकर बर्टी के यहाँ चल दिया। बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना भागा था। नहीं, भागा नहीं, कमजोर था बर्टी। वही क्या कमजोर था, वह सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक छोटा सा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी, दूसरा कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था, जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था, सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था। कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ में बंदूक पकड़कर, एक हाथ आंखों से आंखें रखकर उसने एक तरफ देखा, जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसके मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब बार जीतना मुश्किल है। वह बेकार फंस आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी ने तनकर खड़ा हो गया, हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं।
मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ओर कोच पर बिठा दिया। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, लेकिन अंदर जैनी है और उसका एक मित्र है। दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी की सालगिरह है। तुम जैनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती है। मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना? बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया। 3 महीने तक नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे थे लड़की से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा, एक जेनी। वह लड़की, तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो उसे गोली मार दूंगा। लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ। इसे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना? ना ठीक है ना? इसको शिकार का चाव कहते हैं। अब मैं शिकारी हूँ। चंदर कहा, कहे ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई शक नहीं था। वह क्या करे? अंत में बोला, यह बंदूक को उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है, जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत और जो 24 घंटे घर में रहती है, मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीखा। लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला। निश्चितता से बैठ गया। क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे को खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था, बहुत पत्ती गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया। उसने बर्टी को देखते ही गुस्सा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपए उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था। क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जैनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ को धकेल दिया। सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी। सीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर के मन में पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। जो ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा, बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जैनी अंदर चली गई। फिर सहसा बाहर आई। बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी पड़ गई है।